हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, रीजन आईएएस यूट्यूब चैनल में जो है आगामी बीपीएससी की परीक्षा, आगामी 67वीं बीपीएससी की परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है प्रतियोगिता दर्पण का करंट मासिक सीरीज का जो है मासिक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग अभी तक अक्टूबर महीने तक के करंट को देख चुके हैं। यह वीडियो होगा नवंबर महीने का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। नवंबर महीने के राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी हम लोग देख चुके हैं, तो यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला टॉपिक है, देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा जो है वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को जो है अपदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया और उस पर जो है कब्जा कर लिया गया और फिर तालिबानियों के द्वारा अपनी सरकार गठन करने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो अंतरिम सरकार मतलब हो गया कि तत्काल सरकार बनाने की घोषणा। 7 सितंबर को सरकार बनाने की घोषणा की गई तालिबानियों के द्वारा। उसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बनाए गए वो बनाए गए मुल्ला हसन अखुंद। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से मुल्ला हसन अखुंद सहित 33 मंत्रियों को भी जगह मिला मंत्रिपरिषद में, तालिबानियों के मंत्रिपरिषद में। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 33 मंत्रियों को नियुक्ति की गई तालिबानियों के मंत्रिपरिषद में अफगानिस्तान में, उसमें से 17 जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित आतंकवाद है, ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसी भी महिला को मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं दिया गया। जैसा कि तालिबानियों के द्वारा जो है कहा जा रहा था कि अब महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा और मंत्रिपरिषद में महिलाओं को भी स्थान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री के तौर पर देखिए, उप प्रधानमंत्री के तौर पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एवं मौलाना अब्दुल सलाम हनाफी को जो है नियुक्त किया गया है। अब अफगानिस्तान को देखिए, जो है अफगानिस्तान जो पहले अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम भी बदल दिया गया है। नाम हो जाएगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगान, घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। गृह मंत्री जो होंगे वो होंगे सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। तो तालिबानियों के साथ ये हक्कानी नेटवर्क भी जो है साथ दिया था, इसीलिए हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, अगला है, देखिए, योशिहिदे सुगा के त्यागपत्र के पश्चात अब फूमियो कोशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये सत्तारूढ़ दल जो है ना, जो कि सत्ता में दल था एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जापान की ये पार्टी है जापान की। तो इसी पार्टी के नेता थे ये योशिहिदे सुगा, जो कि प्रधानमंत्री थे। तो इनके त्यागपत्र के पश्चात इसी ही दल के एलडीपी के ही जो है फूमियो किशिदा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। ये पहले जब योशिहिदे प्रधानमंत्री थे तब ये फूमियो जो थे वो वहाँ के विदेश मंत्री हुआ करते थे, अब वो पीएम बन गए हैं, जापान के पीएम। ये याद रखिए, ये नाम। भारत और जापान के बीच कोई भी समझौता होगा या शीर्ष शिखर बैठक होगी तो इस प्रधानमंत्री का नाम आता ही रहेगा। ठीक है, अगला है, देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। अब ये 2+2 वार्ता होता क्या है, मंत्री स्तरीय वार्ता, तो इसको समझिए। ये होता है कि किसी दो देशों के बीच में दो मंत्रालय के बीच जो है वार्ता। अब देखिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 2+2 वार्ता हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और इंडिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में वार्ता। ठीक है, ये है। तो ऐसा है कि वह भारत अमेरिका और भारत जापान के साथ पहले से ही 2+2 वार्ता करता आया है, लेकिन यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत 2+2 वार्ता किया है, इसलिए मैंने यहाँ पहली बार लिखा है। भारत ऑस्ट्रेलिया पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 11 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ। इसमें से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन और विदेश मंत्री मैरी शे पाइने, ये महिला है ना, मैरी शे पाइने, ये दो लोग शामिल हुए। और इंडिया की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। तो 2+2 हो गया ना, इधर से दो इधर से दो, तो 2+2 वार्ता हो गया। ठीक है, तो इसमें वार्ता क्या हुई, तो वार्ता हुई रक्षा से संबंधित, है ना, रक्षा, सामरिक,
अफ़गानिस्तान की सत्ता में जो है तालिबानियों का जो कब्जा हुआ, उसमें जो वहाँ पर अशांति फैली या वहाँ के लोगों का जो मानवाधिकार का हनन हुआ, उस विषय पर चर्चा हुई। क्वाड को चीन द्वारा पूर्वी एशिया का नाटो करार को आपत्ति दर्ज किया गया। जैसे कि क्वाड है 4 देशों का एक संगठन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका का, जो कि प्रशांत हिंद क्षेत्र में जो है चीन की बढ़ती ताकतों को नियंत्रित करने का इसका उद्देश्य है ना। तो इसमें जो है चीन क्वाड को एक नाटो करार दिया है। ठीक है, नाटो क्या है इस भी समझिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उत्तरी अटलांटिक का जो है देश है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और कुछ पश्चिमी यूरोप के देश शामिल होते हैं, जो कि पूर्वी यूरोपियों से जो है रक्षा दिलाता है इनको। ठीक है, ये है। इसमें यूएसए का प्रमुख भूमिका निभाता है ये नाटो में, ये है। तो चीन जो है क्वाड को नाटो घोषित किया है ना। तो ये चीज़ है। तो कोविड टीकाकरण पर भी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, तो ये सब सारे चर्चे के मुद्दे रहे। ठीक है, तो भारत इससे पहले जो है 2+2 वार्ता किसके बीच कर चुका है। तो देखिए 2018 में पहली बार 2+2 वार्ता अमेरिका के साथ हुआ था, 2019 में जापान के साथ 2+2 वार्ता हुई थी और 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार 2+2 वार्ता अब हुई है। और अब भारत का जो है रूस के साथ भी 2+2 वार्ता करने की योजना है, 2021 में ही संभावित है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं कब होता है। तो 2+2 वार्ता क्या होता है समझ गए। और इसमें 2 देशों के 2 मंत्रालयों के बीच में समझौता होता है, रक्षा, सामरिक, विदेशिक मामला जो है, और वर्तमान में जो चल रहे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ इश्यूज हैं उस पर चर्चा होती है और दोनों देश अपने एक दूसरे को हित को जो है को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं करती है और समझौताएं करती है ना। तो ये हो गया आपका 2+2 वार्ता। पर्यावरण, क्लाइमेट चेंजिंग, इस पर बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना, जो चल रहा होता है, सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। एक दूसरे को सहयोग करने का भी जो है इसमें मतलब समझौता होता है। ठीक, तो अगला है देखिए, उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से क्षेत्र में तनाव हो गया। अब क्या है कि देखिए, उत्तर कोरिया के तानाशाह है किम जोंग उन, और जो कि तानाशाह है वहाँ के, और वो समय समय पर जो है परमाणु हथियारों का परीक्षण करता रहता है और उस क्षेत्र में जो उस एरिया में जो है अव्यवस्था और अशांति को जो है फैलाता है। 11-12 सितंबर को जो है 1500 किलोमीटर मारक क्षमता वाला परमाणु हथियार ले जाने वाला एक मिसाइल का परीक्षण किया किम जोंग, है ना, जिससे जो है वहाँ उस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया पीछे नहीं रहने वाला था। दक्षिण कोरिया भी जो है परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। अब जो इसकी होड़ लग गई, फिर उत्तर कोरिया उसके जवाब में फिर परीक्षण किया, जिससे जो है उस क्षेत्र में जो है अव्यवस्था और अशांति कायम हो गया। ठीक है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के साथ परमाणु हथियार परीक्षण न करने और परमाणु हथियार को और भी ज़्यादा बढ़ावा न देने को लेकर के भी समझौता हुआ था वियतनाम में। ठीक है, जो है, लेकिन वो समझौता को जो है रद्दी के टोकरी में डालते हुए किम जोंग उन ने जो है यह परीक्षण किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है उस क्षेत्र में एक तनाव उत्पन्न हो गया, पूर्वी एशिया के क्षेत्र में। ठीक है, ये है, इस प्रकार क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया। अगला है देखिए, ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन जो है संपन्न हो गया। ये हुआ जो है दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, पिछले वर्ष रूस में हुआ था, इस वर्ष भारत में हुआ है, मतलब भारत की मेज़बानी में दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारत की मेज़बानी में, मतलब मेज़बानी का मतलब होता है उस जिस देश में होता है उसको मेज़बान कहते हैं, और बाकी देशों के लोग जो उसमें शामिल होने आते हैं उसे मेहमान कहते हैं। तो भारत में की मेज़बानी में हुआ है, इसका मतलब है कि दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑनलाइन और वर्चुअल तरीके से हुआ, वर्चुअल तरीके से यह जो है संपन्न हुआ। ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है। ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, है ना। इसका गठन जो हुआ था आपको 2000 जो है आपका 6 में हुआ था और 2009 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। पहले 4 ही देश से मिल करके इस संगठन को बनाया था, ब्रिक बना था, बाद में ब्रिक्स हो गया, है ना, एस जुट गया, मतलब साउथ अफ्रीका जुट गया। इस बार की जो थीम रही वो रही आपका ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेटर फॉर
आपका कंटिन्यूटी है ना, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। मतलब है कि ब्रिक्स के 15 वर्ष हो गए हैं, है ना, 2006 में बना था तो 15 वर्ष पूरे गए। थीम भी वही रखा है, ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। मतलब ब्रिक्स देश के बीच में जो है अंतर सहयोग को लेकर के जो है यह थीम बनाया गया है, थीम है। नेक्स्ट सम्मेलन जो है चीन में होने वाली है 2022 में, यह संभावित है। ब्रिक्स जो है 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का देश है या मंच है, एक है ना, प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं। ब्रिक का गठन हुआ था 2006 में, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। 2009 में साउथ अफ्रीका भी सदस्य बन गया। अब देखिए इसमें जो है ब्रिक्स के बारे में एक डाटा समझ लीजिए कि पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 41% जनसंख्या ब्रिक्स देशों से में है, ब्रिक्स देशों में निवास करता है। इसका मतलब है कि विश्व में इसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी, पूरे विश्व का जितना जीडीपी होता है उसका 24% जो है ब्रिक्स देशों के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है, जीडीपी, है ना। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है उसका 29.3% ब्रिक्स देशों का क्षेत्रफल है। मात्र 5 देशों का क्षेत्रफल 29.3% है पूरे विश्व का। व्यापार जो है पूरे विश्व में जितना भी व्यापार होता है एक वर्ष में, उसका 16% भागीदारी ब्रिक्स देशों का होता है। तो इसलिए ब्रिक्स को नकार नहीं सकते। ब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण देशों का मंच है, देशों का संगठन है। अब देखिए इस पर चर्चा क्या हुई ब्रिक्स के सम्मेलन में जो दिल्ली में संपन्न हुई, है ना। उसमें एनडीए मतलब नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का ही एक बैंक है, इसको कैसे और भी जो है अच्छा किया जाए, है ना, इस पर चर्चा होगी। बैंक से रिलेटेड, है ना, ब्रिक्स का ही ब्रिक्स के सौजन्य से ये बैंक चलता है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका चीन में है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA, ये आपातकालीन कोष है ब्रिक्स का, जो कि ब्रिक्स से संबंधित जितने भी देश हैं उनमें जब कोई आपात घटनाएं होती है, आपात परिस्थितियाँ आती है, तो उसमें जो है सहायता राशि इस फंड से दिया जाता है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इसको कहते हैं, ब्रिक्स का एक आपातकालीन कोष है ना, आकस्मिक कोष इसको कह सकते हैं। तो इस पर चर्चा हुई कैसे उसको और भी अच्छा किया जाए, है ना, इस पर चर्चा हुई। एनर्जी रिसर्च कॉरपोरेशन जो है प्लेटफॉर्म, इस पर चर्चा हुई। ये भी ब्रिक्स का एक मंच है। आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता पर चर्चा हुई। कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए और ब्रिक्स देश आपस में कैसे सहयोग कर सकता है एक दूसरे का, इस पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान की जो स्थिति है अभी, तालिबानियों के द्वारा जो वहाँ पर शासन में कब्जा किया गया और उसमें वहाँ के लोगों के मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है और वहाँ में कुछ जो है आतंकवाद को बढ़ावा ना हो इस दिशा में और मानवाधिकार का संरक्षण हो, इस पर चर्चा हुई, ठीक है। कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग रोड मैप 2021 से 24 पर चर्चा हुई कि आपसी सहयोग कृषि क्षेत्र में हम लोग कैसे कर सकते हैं। इनोवेशन एक्शन प्लान 2021 से 24 में हम लोग इनोवेशन, नवाचार को कैसे आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और ग्रीन टूरिज्म मतलब है कि ग्रीन पर्यटन को हम लोग आपस में कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। ये जितने भी चर्चा का बिंदु है ये मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और इधर बाकी फैक्ट्स है आपके पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अगला देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु अमेरिका, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया का नया गठबंधन, एक नया संगठन बना है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम है ऑकस। ऑकस का मतलब होता है कि EU से ऑस्ट्रेलिया हो गया और ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK से मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया और US से यूनाइटेड स्टेट हो गया। यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका हो गया। 3 देशों का यह संगठन है, नया संगठन है, इसी साल बना है 2021 में। यह त्रिपक्षीय गठबंधन हो गया, त्रिपक्षीय संगठन हो गया, 3 देशों का गठबंधन। उद्देश्य क्या है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में नई चुनौतियों का मुकाबला करना। इस क्षेत्र में होता क्या है कि चीन का दबदबा है और चीन जो है आक्रामक रूप जो है यहाँ पर दिखाता रहता है और इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे देश हैं उनको वो
जो है प्रताड़ित करता रहता है ना, और समुद्री लॉज का भी उल्लंघन करता रहता है। वैश्विक समुद्री लॉ जो भी है, इंटरनेशनल लॉज, और शांति समुद्री में जो शांति को लेकर के जो भी नियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसका उल्लंघन करता रहता है। तो इसी पर अंकुश लगाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए जो है यह ऑकस जो है का गठन हुआ है, जिसमें ऑकस के माध्यम से सारे देश जो है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट एक दूसरे को सहयोग करेंगे, है ना, और रक्षा से संबंधित उपकरणों को भी एक दूसरे को मुहैया करेंगे, जैसे पनडुब्बी वगैरह हो गया, है ना, परमाणु हथियार हो गया, पानी में लड़ने का कुछ यंत्र होंगे, है ना, इस तरह से, है ना। जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन का संयुक्त घोषणा के आधार पर यह ऑकस का गठन किया गया। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जैसा कि जानते हैं। बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त घोषणा पत्र के आधार पर ऑकस का गठन किया है। नोट में देख लीजिए क्या है, इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जो है एक अन्य संगठन भी क्वाड की भी गठित हुआ है, जो कि पहले से यह क्वाड चला रहा है। तो क्वाड है क्या, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया शामिल है। 4 देशों का इसी तरह का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य सेम है। जो उद्देश्य ऑकस का है वही उद्देश्य क्वाड का भी है, लेकिन क्वाड में भारत शामिल है, लेकिन ऑकस में भारत शामिल नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है। अगला देखिए, संघाई सहयोग संगठन SCO, है ना, के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक संपन्न हुई। ये बैठक हुई 17 सितंबर 2021 को दुशांबे में। दुशांबे क्या है कि ये तजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है, आपका ताजिकिस्तान की राजधानी में हुई है। संघाई सहयोग संगठन है क्या कि मध्य एशिया के जितने भी देश हैं उसके ये संगठन है ना, जैसे कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इंडिया, ये सब, पाकिस्तान इसमें शामिल है, ठीक है, सदस्य के तौर पर। तो इसका बैठक जो है 17 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ दुशांबे में, ठीक है। तो भारत की तरफ से अध्यक्षता, तो जिस देश में बैठक होती है वही देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। तो राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, है ना, इमोमाली रहमोन जो है, जो कि ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अध्यक्षता किया। और भारत की तरफ से जो शामिल हुए वो विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए, और मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है भाग लिए इस संघाई सहयोग संगठन में। चर्चा क्या हुई? चर्चा में हुई आपसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी, इस पर चर्चा हुई। हुआ क्या है कि मध्य एशियाओं का जो देशों का संगठन है या संघाई सहयोग संगठन, इसमें क्या है कि आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर के, चाहे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इसको लेकर के जो है परियोजनाएं चल रही है, उनको पारदर्शिता कैसे लाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता की स्थिति पर भी चर्चा हुई, क्योंकि अफगानिस्तान जो है केंद्र बिंदु में है, वहाँ पर तालिबानियों की सरकार आई है, ये है, वहाँ पे मानवाधिकारों का जो है उल्लंघन हो रहा है, इसको लेकर के भी पूरे विश्व चिंता में है। अब देखिए अगला है, आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही और मदद के रोकथाम पर भी चर्चा हुई। मतलब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी आपसी चर्चा हुई कि कोई भी देश आतंकवाद को जो है पनाह नहीं देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और जो देश मदद और संरक्षण करेगा उस देश से हम लोग जो है कुछ आर्थिक रिलेशंस को जो है जो रोक लगाएंगे, मदद रोकथाम करेंगे, है ना, ये चीज़ है। कोई भी फंडिंग, किसी भी प्रकार का फंडिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है आतंकवादियों के संगठनों को नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान में जो है ड्रग्स, हथियारों और मानव तस्करी जैसे जोखिमों पर पीएम मोदी ने प्रकाश डाला। किस प्रकार से अफगानिस्तान में ड्रग्स के का प्रचलन बढ़ा है, ड्रग्स तस्करी का और हथियारों का और मानव तस्करी का जो है प्रचलन बढ़ रहा है, जिसके जोखिमों को पर जो है मोदी जी ने प्रकाश डाला है, कैसे इस पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, टाइम पत्रिका की विश्व की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी हो गई। ये टाइम पत्रिका यूएसए की एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, और ये प्रत्येक वर्ष जो है 100 विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम जो है सूची जारी करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रैंकिंग जारी नहीं होता, सिर्फ नाम का सूची जारी होता है। नाम ही आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो इसमें 100 इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंशियल पीपुल, है ना, इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2021, मतलब है 2021 के मोस्ट पावरफुल व्यक्ति, जो 100 मोस्ट पावरफुल व्यक्ति जो रहे, उसमें से 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया है इस बार। 15 सितंबर 2021 को यह चीज़ जो है जारी हुआ। इस बार भारत के 3 व्यक्ति का नाम आया है इसमें, जो है टाइम मैगजीन में। सबसे बड़ी अचंभित बात यह रही कि इस बार तालिबान के संस्थापक अब्दुल बरादर गनी का भी नाम इस टाइम मैगजीन में आया है। 100 व्यक्तियों में इनका भी नाम शामिल है, अब्दुल बरादर गनी का। भारत के 3 वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम इसमें टाइम मैगजीन में आया है? वह है पीएम मोदी, 5वीं बार लगातार जो है इनका नाम आता रहा है। ममता बनर्जी, सीएम ऑफ बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और आधार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन बना रहा है, वो बनाने वाली कंपनी है आधार पूनावाला, उसके सीईओ हैं, तो इनका नाम है। तो ये 3 लोग हैं जिनका टाइम मैगजीन में नाम आया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात हम पहले ही बता दिया मैंने कि टाइम मैगजीन में कोई रैंकिंग नहीं जारी किया जाता है, किसका कितना कौन नंबर है, बस नाम आ जाता है, 100 व्यक्तियों का नाम, यही काफ़ी है। ठीक है, प्रधानमंत्री, अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा। प्रधानमंत्री जो है 22 से 25 सितंबर 2021 तक के लिए अमेरिका की यात्रा पर गए, है ना। इनमें बहुत सारे कार्यक्रम था उनका, है ना। उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं सत्र को संबोधन करना, ये एक कार्यक्रम था, इसमें भी भाग लेना था उनको। दूसरा 25 सितंबर को उनको भाग लेना था इसमें यूनाइटेड नेशन के महासभा में 76वीं बैठक जो हुई है, सत्र, उसमें भाषण देना। उसके बाद जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, जो बाइडेन के साथ जो है द्विपक्षीय वार्ता करना, ये 24 सितंबर को निर्धारित था। और क्वाड का शिखर बैठक भी अमेरिका में ही हुआ है इस बार, तो जो कि क्वाड का जो है मेंबर भी है भारत, और अमेरिका भी मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर है, और जापान भी मेंबर है। तो सारे देश वहाँ एकत्र हुए हैं, तो क्वाड का भी बैठक हो गया। उसके बाद कोविड-19 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भी भारत भाग लिया है। कोविड-19 वैश्विक शिखर सम्मेलन भी अमेरिका में ही संपन्न हुआ। तो इस तरह के 4 कार्यक्रमों में उन्होंने जो है भाग लिया 22 से 25 सितंबर तक की यात्रा में। ठीक है, अमेरिका में ही ये चारों कार्यक्रम हुए हैं। तो जो बाइडेन के साथ उन्होंने वार्ता किया, तो क्या किया, तो जो बाइडेन के साथ वार्ता किया उन्होंने, तो ट्रेड मतलब व्यापार, टेक्नोलॉजी, टैलेंट में सहयोग, है ना, मतलब आपसी सहयोग पर, कैसे आपसी सहयोग करें, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें, आतंकवाद, कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन, H1B वीज़ा जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है प्रोफेशनलों को, विदेशी प्रोफेशनलों को, है ना, रोकने के लिए, या जो है H1B वीज़ा जिसको दिया जाता है वही प्रोफेशनल्स अमेरिका में जा कर के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये है। तो इस पर भी एक जो है डिस्कशन हुआ। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो अशांति है उस पर, है ना, चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति को लेकर के भारत का NSG में शामिल होना, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होने को लेकर के भी चर्चा हुई कि जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि भारत को NSG में सदस्यता दिया जाए। सुरक्षा परिषद में भी भारत को अस्थायी सदस्यता मिले, इसको लेकर के भी, इस मुद्दे पर भी वार्ता हुई, चर्चा हुई। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो बाइडेन के साथ इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की है, तो उसके बाद जो है जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो गया, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने जो है संबोधन भी किया, है ना। यूनाइटेड नेशन के जो महासभा है, तो 76वें सत्र चल रहा था इस बार। उसमें 25 सितंबर को मोदी जी ने उसमें भाषण दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, भाषण में क्या कहा, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको देख लीजिए। दुनिया का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है, उन्होंने भाषण में कहा, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के महासभा के सत्र में कहा कि दुनिया का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है, और जब भारत बढ़ता है तो दुनिया भी बढ़ती है, जब भारत बदलता है तो दुनिया का कायापलट होता है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उसके बाद देखिए, एक बात उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद को जो देश बढ़ावा देते हैं उनके लिए उतना ही अधिक खतरा होता है। मतलब इनका कहने का मतलब यह था कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं वह आतंकवाद उन्हीं देश के लिए ज़्यादा खतरा साबित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए आतंकवाद को बढ़ावा ना दें, इस पर उन्होंने अपील की। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के लोगों को अफगानिस्तान के
संकटग्रस्त लोगों की मदद करने की अपील की। वहाँ जो लोग संकट में फंसे हैं उनको जो है सहायता किया जाए। भारत को लोकतंत्र का जनक बताया उन्होंने अपने भाषण के दौरान। वो इसमें स्वाभाविक बात है कि भारत लोकतंत्र का जो है प्राचीन लोकतंत्र का जनक जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जो है लिच्छवी अपना बिहार में ही एक ऐसा संघ था जो कि वज्जी संघ, जो कि एक लोकतंत्र व्यवस्था पर ही के आधार पर ही चलता था। ठीक है, महाजनपद काल की बात हो रही है ये। ठीक है, अगला देखिए, समुद्री संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चीन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जैसा कि चीन दक्षिण चीन सागर में और पूर्वी हिंद प्रशांत क्षेत्रों में जो है देशी दबदबा बढ़ा रहा है, तो चीन पर निशाना साधते हुए इन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि समुद्र पर सबका अधिकार है, इसलिए कोई भी देश अपनी शक्तियों का, अपना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपना शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, यही है। अगला उन्होंने भाषण में यह भी कहा कि यदि यूनाइटेड नेशन को प्रासंगिक करना है, मतलब अपने उद्देश्य को लेकर के उसे बने रहना देखना चाहते हैं, तो उसे प्रभावी रहना होगा, मतलब एक्शन के मोड में रहना होगा, तथा अपनी विश्वसनीयता को बढ़ानी होगी, है ना, ये चीज़ है। अगला देखिए, मोदी जी जब अमेरिका गए तो जो बाइडेन से भी वार्ता हो गई, उनको यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने संबोधन कर दिया और साथ ही साथ उसके बाद क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। तो क्वाड शिखर सम्मेलन होता क्या है इसको समझ लीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसमें 4 देश सदस्य होते हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये 4 देशों का संगठन है। उद्देश्य वही है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आदि विषयों पर आपसी सहयोग, है ना, आपसी सहयोग, शांति, समुद्री में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति को लेकर के आपसी सहयोग, है ना, को लेकर के क्वाड का गठन हुआ था। बैठक इसकी जो हुई अमेरिका में, तो स्वाभाविक बात है कि अमेरिका के मेजबानी में हुई होगी, जो बाइडेन अध्यक्षता किए होंगे। तो यही बात है, जो बाइडेन अध्यक्ष थे। और स्कॉट मॉरिसन, यहाँ देखिए, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी उसमें शामिल हुए। उसके बाद योशिहिदे सुगा पीएम ऑफ जापान, ये भी शामिल हुए। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, ये भी शामिल हुए। उसके बाद इसमें और भी बात है कि मोदी ने ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि मोदी जी ने इस क्वाड सम्मेलन में एक बात रखी, एक जो है उद्देश्य रखा कि क्यों ना हम लोग एक ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन का जो है एक बनाया जाए, जिसमें जो है जितने भी समुद्री व्यापार होती है, मैरिन के माध्यम से जो भी जो है जहाज वगैरह चलते हैं, पानी के जहाज, है ना, मर्चेंट जहाज, व्यापारिक जहाज जो वगैरह है, उसमें किस तरह से हम लोग प्रदूषण को कम करने के लिए कोयला आधारित इंजन को हटा करके जो है हाइड्रोजन आधारित इंजनों को लगा करके हम लोग आपसी तालमेल के साथ उसको आगे बढ़ाएं। तो ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन का प्रस्ताव इन्होंने रखा। किस तरह से हम लोग आपसी तालमेल के साथ जो है प्रदूषण पर भी नियंत्रण पा सकते हैं, यही बात है, उनका उद्देश्य यही है, ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन का। अब देखिए, ये गठबंधन बन जाएगा तो अच्छी बात है, उसमें और भी सारे देश शामिल हो जाएगा, तो एक नया गठबंधन बन जाएगा। पहली व्यक्तिगत बैठक थी यह, इससे पहले क्वाड का जो है ऑनलाइन बैठक ही हुआ है, और क्वाड का जो है पिछले ही वर्ष गठन हुआ है ना, ये है पिछले वर्ष का 2021 में हुआ है, मार्च में पहली बैठक हुई थी और ये दूसरा बैठक ये है। पहली बैठक वर्चुअल तरीके से मार्च महीने में, मार्च 2021 में हुई थी, और इसी नवंबर अभी चल रहा है, सितंबर 2021 में दूसरी बैठक हो गई अमेरिका में, ये है। और आंतरिक सहयोग कार्य समूह गठन का भी निर्णय लिया गया है इसमें, मतलब कि आपसी क्वाड के जो देश हैं ये आपस में अंतरिक्ष सहयोग एक्शन प्लान का गठन करने पर भी बल दिया, जिसमें कि एक दूसरे को जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, सूचना है, जो है ये साझा किया जाएगा। तो ये थे आपका नवंबर महीने के प्रतियोगिता दर्पण का जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य से संबंधित करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे, और स्पोर्ट्स और मिसलेनियस करंट अफेयर्स, नवीनतम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।